नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। तिरुनेलवेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान पूर्व सांसद एमआर गांधी के लिए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नयनार नागेंद्र जी, हमारे यशस्वी पूर्व अध्यक्ष श्री के अन्नामलाई जी, श्री ए मुथु पलेवेरम जिला अध्यक्ष जी, डॉक्टर पी सुधाकर रेड्डी सह प्रभारी तमिलनाडु, अरविंद मेनन राष्ट्रीय सचिव, श्री पोन राधाकृष्णन पूर्व सांसद, श्री एमआर गांधी, आगे आओ गांधी, जोर से ताली बजाओ गांधी जी के लिए, வேகமா கை தட்டுங்க। श्री एमआर गांधी विधायक, डॉक्टर तमिलसाई जी, श्रीमती वानथी श्रीनिवासन, श्री आर शरद कुमार जी, और आज इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में तमिलनाडु की 4 सीटों से आए हुए मेरे बूथ के सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी मालिकों को मैं प्रणाम करता हूं। மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து தலைவர்களையும் வணங்கி வரவேற்று இந்த सबसे पहले मैं तमिलनाडु की धरती पर महान तमिल भाषा में बात नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आप सभी की क्षमा मांगता हूं। आरएलडी पार्टी के नेता मलूक नागर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में जो माहौल बना है उसमें पिछड़ा दलितों और पीढ़ियों की बात राहुल कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वे अपनी दादी और पापा के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय जाया करते थे और देखा करते थे कि पिछड़ों और दलितों को न्याय नहीं मिला। नागर ने आरोप लगाया कि आज भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कर्नाटक राज्य का उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल को उन्होंने जमकर इस दौरान घेरा है। जो पिछले दिनों एक देश में माहौल बना है पिछड़ों का, दलितों का, जो पीडीए का, ये राहुल गांधी जी कहते आए हैं कि मैं जब छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, मेरी दादी इंदिरा जी प्रधानमंत्री, पिताजी राजीव जी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मैं देखता था कि वो पिछड़ों को और दलितों को न्याय नहीं मिला। अरे वो तो अब भी न्याय नहीं मिल रहा। कर्नाटक में जाओगे तो जो ये अपने रजन्ना साहब वहां मिनिस्टर थे कैबिनेट, उन्होंने कह दिया वोटों से संबंधित कि ये वोट जब बनी है जो हमारी सरकार थी, तो उनको हटा दिया। आइडेंटिकल केस पूजा पाल का भी है, इनको भी हटा दिया। और पिछड़ों की बात करते हैं। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव है, हमारे यहां से पिछड़े को कैंडिडेट बनाया गया है, तो करते सपोर्ट उसे, उसके खिलाफ, पिछड़े के खिलाफ या पिछड़ा कैंडिडेट लाते। कौन सा कैंडिडेट लाए? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन खुद अपने गिरेबान में झांक ले। पहली बार ऐसा हुआ है जब देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, देश का राष्ट्रपति महामहिम दलित, और हम एनडीए उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट भी पिछड़ा लेकर के आए हैं। तो अब ये ढकोसला बंद करें। कांग्रेस पिछड़ों की और दलितों की बात करना साफ दिख रहा है, ये देश सब देख रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर 22 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के गांधीनगर मार्केट दौरे के दौरान गारमेंट शो वस्त्रिका 2025 कार्यक्रम में अचानक हंगामा देखने को मिला था। कार्यक्रम स्थल के बाहर भीड़ जमा हो गई थी और शोर शराबा भी शुरू हो गया था। अब इस मामले में वो शख्स खुद सामने आया जिसने वहां पर हंगामा किया था। उसने अपनी बात रखी और कहा कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया था। नारे ये लगाए थे कि देखो मैं सीनियर कार्यकर्ता हूँ, मुझे 40 साल हो गए पार्टी से जुड़े हुए, तो मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का ताजा जिला का। कल मंच पे मेरे से लोग मंच पे शेयर कर रहे थे, मंच पे बैठे थे, तो मैं वहाँ पे था पर मुझे मंच पे नहीं बुलाया गया।
मैं इतना पुराना सीनियर कार्यकर्ता होने के नाते कम से मेरे को बुलाना चाहिए था। मैं भी चाहता था सीएम जी के साथ मेरी फ़ोटो खींचे, मेरा मन था, मगर उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही मुझे मंच पे बुलाया, ना मेरा नाम पुकारा। इस वजह से मेरे को गुस्सा आया और मैं अपना होश वास खो बैठा और मैंने जो नारेबाजी वहाँ कर दी। पर पार्टी के खिलाफ नहीं करी, पार्टी की मैंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, एक आधा नारा मैंने वैसे अदर एमएलए के खिलाफ थोड़ा सा लगा दिया। आपको डिटेल दिया था, क्या पूछताछ की आपसे, क्या वजह थी, क्या पुलिस ने यही इसी वजह से डिटेन किया, क्योंकि देखो ये अभी 2-3-4 दिन पहले ही सीएम जी के साथ हमारी रेखा गुप्ता जी के साथ बदतमीजी हुई है, तो उनको जेड सुरक्षा भी मिल गई है। तो उनकी सुरक्षा में लगे हुए लोगों ने जब मैं नारे लगाने लगा तो उनको लगा कि मैं कोई ऐसी घटना ना घट लूँ, जबकि वो हमारी सीएम है, मुझे मेरा ऐसा कोई वो नहीं था मन में कि उनको कोई नुकसान पहुँचाना। मैंने नारा लगाना था, अपना विरोध दर्ज करा था, वो मैंने किया और वो मुझे पकड़ गए, पर उनका तरीका गलत था मुझे पकड़ने का। मैं एक सीनियर कार्यकर्ता हूँ, जिला अध्यक्ष, मैंने उनसे भी कहा और मेरे को ऐसे पकड़ रहे थे जिस तरह किसी बदमाश को पकड़ते हैं। मैंने उनको कहा भी, आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने उनको कहा मैं कोई चोर उठाए गिरा हूँ क्या, मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ, आपसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो ऐसे कहते। और इस तरीके से करके मेरे को ले गए। फिर आगे जाके मुझे उन्होंने कहा ठीक है आप चलिए थाने चलिए। मैं चलो थाने चलो, मैं चल रहा हूँ थाने। ये बात हुई। क्या पार्टी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया आपके लिए? हाँ, पार्टी की तरफ से आया। जब हमारे विधायक जी जबकि मैंने उनका प्रोग्राम में इस तरीके से मैंने जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्यों पार्टी का बड़ा प्रोग्राम था, मुझे अपनी कोई बात थी, गुस्सा था, तो मुझे बाद में उनको नॉलेज में डालना चाहिए था, मगर मेरा को बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने गुस्से में वहाँ पे ये बातें करी। पर उसके बाद भी जब उन्हें पता चला भी प्रवीण शर्मा को लेके गए हैं, डिटेन किया है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने हमारे पूर्व निगम पार्षद प्रकाश शर्मा जी और राम शर्मा जी, तो उनको मेरे को वहाँ थाने में उनको भेज दिया। अच्छा, मांगिए, क्या वजह रही माफी? ये माफ़ी मांगने का ये है कि माफ़ी कि भाई मेरे को खेद है कि भाई मैंने जो कार्यक्रम था अपना, भाई बीजेपी का कार्यक्रम है, उसमें फिर हमें कोई नुकसान होता है, उस टाइम मैं नहीं सोच पाया, उस गुस्से में था, तो नहीं मैंने इस चीज़ को दिमाग में आया। अब उस बात करने के बाद दिमाग में आया यदि मुझे कोई बात करनी थी एमएलए से या अपने पार्षद से, तो मुझे अलग से बैठ के बंद कमरे में ये बात उनको नोटिस में डालनी थी, ना कि मुझे वहाँ पे इस तरह से बोलना था। करना चाहते हैं मुझे पार्टी ने मेरे को बात है, कोई ऐसी बात नहीं, पार्टी के हम तन मन धन से साथ हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में था, हूँ और रहूँगा। और मेरी उम्र इस टाइम 60 साल है और मैं पिछले 15 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मेरे पापा थे, वो आरएसएस में थे, और बीजेपी से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे 40 साल हो गए पार्टी से जुड़े हुए, और अलग अलग पदों पे मैं रहा हूँ। युवा मोर्चा में रहा हूँ, जिले के अंदर जिला अध्यक्ष रहा हूँ, और मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहा हूँ, अलग अलग इस तरह से रहा हूँ। तो पार्टी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि पार्टी में छोड़ूं। पार्टी तो मेरी जान है, आन है, बान है। तो वहीं दिल्ली में भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ये तस्वीरें पुराने यमुना पुल के पास की है, जहां नदी का तेज बहाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय बन चुका है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां अत्यधिक जल प्रवाह के कारण एक कार बह गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, और इसके बाद एनडीआरएफ की टीम के द्वारा बचाव अभियान लगातार जारी है। सुबह एक वाकया पेश आया है जिसमें एक सिटी है, वो हमारी ग्रीनलैंड जो हड है उसमें गिर गई थी। और अभी स्पॉट पे जितनी भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है और एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो स्पॉट पे हैं, और अभी फिलहाल हमने जो है गाड़ी को भी रिकवर कर लिया और उसमें एक जो है डेड बॉडी है वो रिकवर हुई है। और सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन जो हैं वो काफ़ी देर से आ रही हैं, और वेदर फॉरकास्ट वगैरह भी बार बार डिस्प्ले किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उसकी वजह से आप देखें आज एक और ऐसा वाकया पेश आया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम फिर से एक बार यही अपील करते हैं कि लोगों प्लीज़, मानसून का सीज़न है, फ्लडिंग्स हैं हर जगह, तो प्लीज़ मतलब देख सुन के ही ये सब नाले पार करें। अगर कंडीशन है वायबल तो ही क्रॉस करें, अदरवाइज ये सब रिस्क ना लें। तो वहीं राजधानी लखनऊ में न्यायिक सेवा संघ का 42वां सम्मेलन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं,
चलिए बात अब बिहार की होगी, जहां कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की वोटर अधिकार यात्रा की चर्चा चारों तरफ है। पूरे बिहार में इसकी गूंज भी देखने को मिल रही है और अब ये यात्रा बिहार के कटिहार जिले में पहुंची है। इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। आपको बता दें कि ये यात्रा एसआईआर के खिलाफ निकाली जा रही है। झारखंड एटीएस की टीम खूंखार गैंगस्टर मयंक सिर उर्फ सुनील मीणा को प्रत्यर्पण और की औपचारिकता पूरी करने के बाद अजरबैजान से रांची ले आई है। एटीएस उसे आज रामगढ़ की अदालत में पेश करेगी और रिमांड पर भी लेगी। आपको बता दें कि एसपी ऋषभ कुमार झा के नेतृत्व में एटीएस की टीम उसे झारखंड वापस लाने के लिए अजरबैजान गई थी। मयंक अमन साहू गिरोह का प्रमुख सदस्य है और अमन साहू गिरोह और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच अहम कड़ी की भी भूमिका निभाता है। अभी हम लोग इसको लेके इधर आए हैं रांची। अभी इसको एटीएस हम लोग लेके जाएंगे और फिर इसको आज प्रोड्यूस करेंगे लोकल कोर्ट में और प्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग पुलिस रिमांड के लिए प्रे करेंगे। ये पहला एक्स्ट्राडिशन है हमारा और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बाहर से किसी को एक्स्ट्राडाइट करके जुडिशियल प्रोसेस से कोर्ट की अनुमति से एक्स्ट्राडाइट करना बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। आज तक कभी पहले नहीं हुआ था हमारे यहाँ झारखंड पुलिस के इतिहास में, तो इस बार हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि जो बाकी क्रिमिनल्स हैं जो बाहर रह के क्राइम कर रहे हैं उनको भी एक्स्ट्राडाइट और डिपोर्ट करने में आसानी होगी। तो ये प्रक्रिया झारखंड पुलिस के लिए भी बहुत अच्छी है और हम लोग आशा करते हैं कि जो बाकी बचे हुए क्रिमिनल्स हैं जो बाहर हैं उनको भी हम लोग जल्दी से एक्स्ट्राडाइट और डिपोर्ट कराएंगे। सर कौन से कोर्ट में पेशी होगी और रिमांड मांगेंगे? इसको रामगढ़ कोर्ट में हम पेश करेंगे आज मेडिकल कराने के बाद और हम लोग तुरंत इसको पुलिस रिमांड के लिए प्रे करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज से ही पुलिस रिमांड मिल जाए ताकि इससे जो भी पूछताछ करनी है बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी और बाकी एजेंसीज को भी उसमें टाइम अमन साहू के अलावा क्या लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी उस जो हम लोगों को प्राइमरी सूचना है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ काफी पहले से जुड़ा हुआ है और अमन साहू के साथ भी, तो हम लोग उस एंगल से अभी पूछताछ करेंगे। अभी तो बस रास्ते में ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई। अब एक बार पुलिस रिमांड लेंगे तो ऐसा सुनने में आया है, पर एक बार जब बाकी पूछताछ हो जाएगी तभी डिटेल हम लोगों को मिलेगी। कितने केसेस हैं इसके खिलाफ? इसके करीब 50 केसेस हैं झारखंड में और बाकी स्टेट्स में भी, राजस्थान और पंजाब वगैरह में भी। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कहाँ केसेस वगैरह। तो वहीं गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे देश में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। हर तरफ गणेश भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई जा रही है। ऐसे में असम के गुवाहाटी से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। गुवाहाटी में गणेश भगवान की 41 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। ये गणेश चतुर्थी है, अब 27 तारीख से शुरू होगा, 27 तारीख से 31 तक चलेगा और बड़ा मूर्ति जो है 1 तारीख को हम लोग ये पे विसर्जन फायर विकेट से करेंगे। और कैसे मैंने यहाँ पे संजीव पाल बोल के कारीगर है, उन्होंने 5 कारीगर लेके आया कोलकाता से और 5 कारीगर लोकल कारीगर है। 10 लोग मिलके ये मूर्ति को 1.5 महीने से बना रहे हैं, आज तक 1.5 महीने से। तो कितने फीट का है? ये 41 फीट का मूर्ति है और हम लोग का ये जो साल चल रहा है पूजा का, ये 40 साल रनिंग है। और पिछले साल हम लोग 35 मूर्ति रखा था और गवर्नर को भी मुखली करने के लिए बुलाया था। गवर्नर आया था और आपका हम लोग का ये आयोजन कर रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूथ क्लब और तेलुगु एसोसिएशन असम और बाकी कमेटी, लोकल कमेटी बॉडी है और पंचायती कमेटी बॉडी है। हम लोग सारा मिलके ये पूजा को इतना बड़ा और सफल कर रहे हैं। बात अब होगी मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है और आज ही के दिन चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी। आज बदलते दौर में भारत को एक नई पहचान मिली है, मैं सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज 2 कार्यक्रम हैं। एक तो जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण होना है, जबलपुर को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो वही दूसरा कटनी हमारे खनिज का एक बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में हम खदान आधारित उद्योगों के लिए एक उद्योग सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इसमें किसानों में भी समृद्धि आएगी, युवाओं को भी बाहर जाकर नौकरी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रदेश में ही उन्हें नौकरी मिलेगी। तो 2 कार्यक्रम हो रहा है। एक हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में लोकार्पित हो रहा है, जहां माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान नितिन गडकरी जी के साथ हमारे माननीय स्थानीय मंत्री राकेश जी और हम सब मिलकर के वो बड़े कार्यक्रम का रूप बना करके वो एक बड़ी सौगात जबलपुर सहित मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। मैं अपनी ओर से जबलपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, एक बड़ी सौगात हमारी कटनी में माइनिंग मिनरल का खासकर बड़ा सेक्टर है। कटनी, शहडोल, पूरा महाकौशल का बेल्ट। ऐसे में खदान आधारित उद्योगों के लिए हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का हम आयोजन कर रहे हैं और उसी आधार पर प्रदेश भर में ये जो एक अनुकूल माहौल बना नवीनीकरण के आधार पर उद्योगों के लिए, जब हम अपने संसाधनों का बेहतर से बेहतर दोहन करते हुए उनकी दृष्टि से
राज्य की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, गरीबों को काम के लिए, महिला किसान सबकी बेहतरी के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। तो अलग अलग विषयों को लेकर के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो हमने अभियान चलाया हुआ है, ये किसानों को भी समृद्धि दिलाएगा, गरीबों की जिंदगी भी बेहतर करेगा, युवाओं को राज्य के बाहर जाकर काम मांगने की जरूरत नहीं, दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, वो अपने राज्य में अपनी क्षमता योग्यता से वो काम पाएंगे। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और मुझे बड़ा हंसी आती है, कांग्रेस के हमारे लोगों ने कहा कि माइनिंग कॉन्क्लेव क्यों कर रहे हो। अब आप बताइए, माइनिंग कॉन्क्लेव का ही परिणाम है कि पिछले 1 साल के अंदर 66,500 करोड़ से ज्यादा का निर्यात मध्य प्रदेश के माध्यम से दुनिया में हुआ है। अब ये 6% की ग्रोथ रेट हमारी पिछले साल, इस साल की रही है, 1 साल के अंदर पिछले साल की तुलना में। तो ये हमारी अपनी उस राज्य की आत्मनिर्भरता की, आर्थिक समृद्धि की, सक्षमता की पहचान है। मैं हमारे विरोधियों से भी कहना चाहूँगा कि जब चुनाव होगा तब हम लड़ लेंगे, लेकिन अब चुनाव नहीं है, तो राज्य की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर काम करें, ये मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ सबके सहयोग से मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। इस भावना के आधार पर पुनः कटनी के अंदर आने वाले देश भर के अलग अलग माइनिंग सेक्टर के स्वनाम धन्य बड़े बड़े जो भारतीय आ रहे हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने आ रहे हैं, उनके साथ मिलकर के हम राज्य की बेहतर के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हम सब करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ऐसे विकास के कामों को लेकर के हमारी सरकार 4 गुनी ताकत से आगे बढ़ रही है और ये निश्चित रूप से आज का समय, उनके शब्दों में यही समय है, सही समय। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी का पानी मंदिरों तक पहुंच रहा है। कई घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कई श्रद्धालुओं को पूजा पाठ और दर्शन में काफी परेशानी हो रही है। जलस्तर बढ़ने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। बात अब होगी राजस्थान के कई हिस्सों में बीती रात से तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। खासकर अजमेर में रात भर हुई बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के करीब 8 लाख राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी में है। मान ने यह भी दावा किया कि इससे लगभग 32 लाख लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को जनता की हितैषी बताती है, लेकिन हमें रिपोर्ट मिली है कि पंजाब में 8,02,493 राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं और हम अन्नदाता और अब भाजपा हमारी ही थाली छीनने पर तुली हुई है। वोट चोरी के बाद अब भाजपा राशन चोरी कर रही है। सीएम ने केंद्र की ओर से तय किए गए मानकों पर भी सवाल उठाए और उनके मुताबिक जो भी परिवार 4 पहिया गाड़ी का मालिक है, सालाना 25 लाख से भी ज्यादा का कारोबार करता है या परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी है, उसका कार्ड काट दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल उनसे यह है कि अगर परिवार का एक भी सदस्य ठीक ठाक कमा भी रहा है तो इसका मतलब यह है कि पूरा परिवार संपन्न है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, पंजाब में किसी का राशन कार्ड डिलीट नहीं होने दूंगा। जिन्ना चिर भगवंत मान पंजाब दा मुख मंत्री है, एक भी कार्ड नहीं कटन देना सी, ना ही असी किसी बंदे नूं भुखा रहन देना, ना ही कोई चुल्हा, मैं अक्सर कहना कि ना ही किसी चुल्हे की अग बुझण देनी है। आ इन्हां दीयां करतूतां ने जी, की जवाब देणगे जनाब? हर रोज गल्लां करदे आ केंद्र दीयां स्कीमां असी पिंडां 'च दस्सण जा रहे हैं। आ स्कीम दस्सणगे? आ स्कीम दस्सणगे भी असी 32 लाख बंदे दा कार्ड कट रहे हैं। साडे कोल डाटा पिया सारा, असी 1,53 लाख लाभपात्री ने। कणक वंडी जा रही उन्होंने, है ना, 3-3 महीनों की बनती कणक इकट्ठी भी दे दिंदे आ। पर ये कहंदे जी इहदे चों तां बहुत नकली ने, ते असी 1,29 लाख दा तां वेरीफाई कर लिया जी कि सही ने हो। बाकी सानू टाइम तां दिओ ना, तुसीं ऐ किवें कट दोगे जी कार्ड? 6 महीने का टाइम भी मंगे, चिट्ठी लिख रहे हैं केंद्र सरकार नू। मैं फिर वही कहना, परिवार दे विच जे पंजाब दे विच तां खास तौर ते स्कूटर, पक्खा, कहीं थोड़े तो पक्खा लग्या है, थोड़े कोल तो स्कूटर है,
ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ, ਜਿਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਣਕ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 32 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रभावित होगा जी, 8 लाख परिवार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।